स्माइल बी। युद्ध का माहौल किसी के लिए भी बहुत खराब माहौल होता है। युद्ध करना ना ही किसी सैनिक को पसंद है और ना ही किसी व्यक्ति को। सभी सुख शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में हमेशा हमारा चाहा हुआ नहीं होता। सीरा लियोन का गृह युद्ध बच्चों के लिए उनकी जिंदगी की सबसे खराब घटना हो सकती है। इससे ज्यादा खौफनाक और इससे ज्यादा दुख वाली बात किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती। उसके खेलने कूदने के दिनों में उसके हाथों में बंदूक पकड़ाकर उसे अपनी जान पर खेलकर खुद की जान बचाने के लिए युद्ध में धकेल दिया जाए। इस किताब में हम देखेंगे कि सीरा लियोन के गृह युद्ध का बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा और युद्ध खत्म होने के बाद उस सदमे से वो कैसे उभरे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से विद्रोही और सेना के लोग बच्चों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह से बच्चों को कातिलों में बदला जाता था, किस तरह से अच्छी देखभाल ने युद्ध के खौफ में जी रहे बच्चों को सदमे से निकाला। पहला सबक। सीरा लियोन में गृह युद्ध अचानक से शुरू हुआ और वहां के बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ा। जरा सोचिए कि आज आप शाम को अपने घर पर अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी देख रहे हो और कल सुबह अचानक से ही आपको पता ही न लगे कि आपका परिवार कहाँ गया और आपको कहाँ जाना है। जब सीरा लियोन में गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां के लोगों की हालत ऐसी ही थी। सीरा लियोन में यह युद्ध 1990 में शुरू हुआ। इससे पहले वहां के लोग शांति से रहा करते थे। वहां के बच्चों की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। 1990 से पहले वहां के लोगों को लाइबेरिया से युद्ध की खबरें सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी पर ही देखने को मिलती थी। लाइबेरिया पड़ोसी देश था जहां पहले से ही गृह युद्ध चल रहा था। 1993 की जनवरी में लेखक अपने भाई जूनियर के साथ एक टैलेंट शो देखने मट्रू जोंग नाम के एक गांव में गया था, जो उसके घर मोकविमो से 16 किलोमीटर दूर था। वो रात को वहां एक दोस्त के यहाँ रुकने वाले थे। तभी उन्हें खबर मिली कि मोकविमो में उनके घर पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया वे वापस अपने घर अपने परिवार के पास जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनके इरादे बदल गए। अब वे अपने परिवार के पास तो जाना चाहते थे, पर अपने घर नहीं। घर के रास्ते में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोकविमो से भागते हुए देखा। बहुत सारे लोगों को चोट लगी थी और वे अपने साथ अपने घर का सामान लेकर भाग रहे थे। अंत में जब लेखक और उसके भाई ने एक लाश देखी तो वे समझ गए कि हालात बहुत ही ज्यादा बदतर हैं और उनके परिवार वाले भी घर छोड़कर भाग गए होंगे। इसीलिए उन्होंने अपने घर जाने का इरादा छोड़ दिया और वे वापस मुट्रुजोंग की तरफ निकल पड़े। ये तो सिर्फ समस्या की शुरुआत थी। एक बच्चे की नजर से देखा जाए तो ये युद्ध बहुत खौफनाक था। दूसरा सबक। बच्चों को खाने और रहने के लिए दर दर भटकना पड़ा। युद्ध के बीच में खड़ा होकर लोगों को मरता हुआ देखकर अपनी जान बचाते हुए भागना किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी का सबसे भयानक सीन हो सकता है। जरा सोचिए, जब ये मुसीबत बच्चों पर आई होगी तो उन पर क्या बीती होगी। अचानक से युद्ध शुरू होने से बहुत से नुकसान थे। लोगों के पास रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं थी और वे इस युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे। इसकी वजह से ज्यादातर बच्चे अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे, जिसमें लेखक भी शामिल थे। वे अपने परिवार को खोज नहीं पा रहे थे क्योंकि उस समय मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ज्यादातर लोग अपने घर में आराम से बैठे थे। तभी अचानक से विद्रोहियों ने रोड पर टहल रहे लोगों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। लोग अपने घर छोड़कर यहाँ वहां भागने लगे। ऐसे में बच्चों पर अचानक से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने की नौबत आ गई। ज्यादातर बच्चों को खाना ढूंढने के लिए भटकना पड़ता था। वे अपने आप को बचाने के लिए कभी अकेले तो कभी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर रहा करते थे और साथ ही अपने आप को विद्रोहियों से बचाते फिरते थे। लेखक अपने भाई के साथ रह रहा था, फिर अचानक से उन पर हमला हुआ और वे एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद लेखक की मुलाकात अपने जैसे 6 लड़कों से हुई जो खाने और रहने की तलाश में भटक रहे थे। जल्दी ही लेखक को पता लगा कि एक साथ रहने से भी वे सुरक्षित नहीं रह सकते। युद्ध में बच्चों को बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ी। तीसरा सबक। छोटे बच्चों को विद्रोहियों के अलावा अपने लोगों से भी खतरा था। बच्चों की हालत समय के साथ और खराब होती चली गई। गांव के लोगों में यह अफवाह फैल गई कि RUF ने लोगों को मारने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वे बच्चों को ले जाते थे और डरा धमका कर ट्रेन करते थे, जिससे वे बच्चे अपने परिवार वालों को भी मार देते थे। इसकी वजह से बच्चों पर भरोसा नहीं करने लगे। लोग उन्हें शक की नजर से देखते और अगर उन्हें पता लग जाता कि वो बच्चा RUF के लिए काम करता है तो उसे मार देते। RUF के लोग बच्चों को उठा कर ले जाते थे और उनके शरीर पर गर्म चाकू से RUF का निशान बनाते, जिससे उनके ऊपर RUF का ठप्पा लग जाए और वे उनके दल में शामिल हो जाए। इसके बाद वे उन्हें लड़ने के लिए उकसाते थे। जब उनके ऊपर ठप्पा लग जाता था तो सीरा लियोन की सेना के लोग और वहां के रहने वाले बिना कुछ सोचे उन्हें मार देते थे। लेखक अपनी 6 लड़कों की टोली के साथ घूम रहा था जब कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें टॉर्चर किया। लोगों ने उनके जूते निकाले और उन्हें गर्म रेत पर घसीटा।
उन्हें कोई भी अपने साथ नहीं रख रहा था और वे लोग हर जगह से निकाले जा रहे थे। लड़कों के पैर पूरी तरह से जल गए थे। लेखक उस समय सिर्फ 12 साल का था और उसके साथ के लोग उससे भी छोटे थे। लोगों के साथ साथ सीरा लियोन की सेना भी बच्चों पर बेरहमी करने से नहीं चूकी। चौथा सबक, सीरा लियोन की सेना भी बच्चों को लड़ने पर मजबूर कर रही थी। बच्चों को लड़ने के लिए हथियार दिए जाते थे। उनके साथ बड़े सोल्जर की तरह पेश आया जाता था और युद्ध में आने वाली हर परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती थी। सीरा लियोन की सेना बच्चों को पकड़कर अपने साथ मिलिट्री बेस पर ले जाती थी, जो कि येले में था। इसमें लेखक और उनके 6 दोस्त भी शामिल थे। शुरू में जब नेशनल आर्मी के सैनिक जिंदा थे, तब बच्चों को वहां पर अच्छे से रखा जाता था और उन्हें खाना पानी दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। सेना के जवान जब विद्रोहियों के हाथों मारे जाने लगे, तब कमांडिंग ऑफिसर जिबाती ने कहा कि उन्हें नए सैनिकों की जरूरत है। वे चाहता था कि बच्चे अब एक सैनिक की तरह लड़ें। उसने बच्चों के सामने 2 रास्ते रखे। पहला वे कि सेना में शामिल हो जाएं और लड़ें। दूसरा, वे मिलिट्री बेस छोड़कर चले जाएं। दोनों ही हालात में उन्हें मरना था। अगले दिन ऑफिसर ने बच्चों की 2 लाश दिखाई और कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जाने का फैसला किया और विद्रोहियों के हाथों मारे गए। लाश देखकर बच्चे समझ गए कि अगर वे नहीं लड़ेंगे तो उनका मरना तय है। डर के मारे वो सेना में भर्ती हो गए। उन बच्चों में 7 से 17 साल तक के बच्चे थे। कुछ बच्चे सही से हथियार भी नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें एक सैनिक की तरह ट्रेन किया गया और बंदूक उठाए रखने के लिए एक टेबल दी, जिस पर बंदूक रखकर वे गोली चलाते थे। जब लेखक युद्ध में गया, तब वहां बंदूक चलाने से घबरा रहा था। लेकिन जब उसने अपने साथियों को मरते देखा, तो उसने हिम्मत जुटाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। 5वां सबक, बच्चों के अंदर एनर्जी भरने के लिए उन्हें ड्रग्स दिए जाते थे और उन्हें विद्रोहियों के खिलाफ भड़काया जाता था। बच्चों के दिमाग को लड़ने के लिए ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए नेशनल आर्मी उन्हें ड्रग्स देती थी, जिससे वे पूरी तरह से एनर्जी से भर जाते थे। लेखक को उसके पहले युद्ध के समय सफेद रंग की कैप्सूल दी गई, जिसे खाते ही उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई। उसके बाद वो कैप्सूल रोज दिया जाने लगा, जिससे वो एक बेरहम कातिल में बदलने लगा। उस ड्रग्स की वजह से बच्चों को दर्द नहीं होता था और उनके अंदर की भावनाएं मर जाती थी। सबसे ज्यादा उन्हें ब्राउन शुगर नाम की ड्रग्स दी जाती थी और कभी कभी मैरिजुआना भी दिया जाता था। उन्हें बारूद और कोकेन मिलाकर खिलाया जाता था, जिससे उनके अंदर लड़ने की काबिलियत आ जाती थी। लेकिन लड़ने के लिए सिर्फ काबिलियत ही नहीं, एक वजह भी तो चाहिए होती है। लड़कों को लड़ाई से पहले विद्रोहियों के खिलाफ खूब भड़काया जाता था। उन्हें याद दिलाया जाता था कि कैसे उन्होंने अपने घर परिवार को खो दिया और दर दर भटकने पर मजबूर हो गए। उनसे कहा जाता कि इन सभी समस्याओं के लिए वे विद्रोही जिम्मेदार हैं और उन्हें इसका बदला लेना ही होगा। सेना के लोग इस तरह से बच्चों की भावनाओं को भड़काते और उन्हें लड़ने पर मजबूर करते। धीरे धीरे बच्चों के अंदर उन विद्रोहियों के लिए इतनी नफरत भर गई कि वे सच में कातिल बन गए। जब युद्ध का अंत हुआ, तब यूनाइटेड नेशन की देखरेख में सेना की तरफ से लड़ने वाले बच्चों और विद्रोहियों की तरफ से लड़ने वाले बच्चों को एक साथ बिठाया गया, जहां उन्होंने एक दूसरे से अपनी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि विद्रोही भी उन्हें उकसाने के लिए ऐसे ही भाषण देते थे और उनसे झूठ बोला करते थे। 6वां सबक, जो लड़के युद्ध में जिंदा बचे, वे सदमे में चले गए। युद्ध में जब वे ड्रग्स के नशे में लड़ते थे, तब उन्हें घर जलाना और लोगों को मारना बहुत आसान लगता था। लेकिन जब वे ड्रग्स और युद्ध से बाहर निकलते, तब वे गहरे सदमे में चले गए। युद्ध तो पीछे छूट गया, लेकिन उनका अनुभव अब भी उन बच्चों की रात की नींद उड़ा रहा था। 1996 में यूनिसेफ के कर्मचारी उस गांव में आए जहां लेखक रह रहा था। उस दिन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने लेखक के साथ 15 बच्चों को उन्हें सौंप दिया और उनसे कहा गया कि अब उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से निकलने के बाद उन्हें एक नई जिंदगी दी जाएगी, जहां वे सुकून से रह सकते हैं। लेखक के साथ बहुत सारे बच्चों को फ्री टाउन के पास एक रिहैब सेंटर में ले जाया गया। लेकिन युद्ध से निकलने के बाद भी बच्चे ऐसी हरकत करते थे जैसे कि वो अब भी युद्ध में हों। उनके अंदर ड्रग्स का असर अब भी था और उसके खत्म होने में बहुत महीने लगे। वे लड़के रह रहकर आपस में ही झगड़ने लगते। वे किसी की भी बात नहीं मानते। उन्होंने स्कूल के सामान में आग लगा दी। वे एक आसान जिंदगी जीने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेखक को खाने के लिए अच्छा खाना और सोने के लिए बिस्तर दिया जाता, लेकिन फिर भी वो सदमे में ही रहा। युद्ध के बाद युद्ध की याद उसे अब भी सताती। उसे वो पुरानी बातें याद आती जब उसने एक विद्रोही को जिंदा जला दिया था। वो उन पुरानी यादों से उभर नहीं पा रहा था। लेखक के अलावा सभी बच्चों का यही हाल था। पुरानी यादें जैसे उनका शिकार करती थी। उन्हें सदमे से निकलने में बहुत समय लगा। 7वां सबक, रिहैब सेंटर के लोगों की अच्छी देखभाल से वे बच्चे एक बेहतर इंसान बन गए। युद्ध से लौटने के बाद उन बच्चों का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वे एक सभ्य नागरिक की तरह रहने के लायक नहीं थे। लेकिन वहां के लोगों ने उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल की और उन्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश की। लेखक इन बच्चों में से एक थे। बैनिन होम में रहने वाले लड़के अक्सर झगड़ते थे।
और गालियां देते थे, लेकिन इसके लिए कभी उन्हें सजा नहीं दी गई। उनसे कहा जाता कि ये उनकी गलती नहीं है। लेखक की दोस्ती इसी बीच एक नर्स से हो गई। उसका नाम एस्टर था। एस्टर ने लेखक को मेंटल एग्जाम के लिए मनाया और उसके साथ अच्छी दोस्ती की। उसकी देखभाल से लेखक के ऊपर काफी असर पड़ा। इसके अलावा लेखक के अंकल टॉमी ने भी उसकी बहुत सहायता की। वे लेखक को उसके घर ले गए और उसे एक नई जिंदगी दी। इसका नतीजा ये निकला कि लेखक बीती बातों को भूल गया और जिंदगी में आगे देखने लगा। जब उसने बेनिन होम के एक टैलेंट शो में अच्छा परफॉर्म किया, तब उसे वहां का स्पोक पर्सन बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद लेखक यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पार्लियामेंट मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क गए, जहां उन्होंने सीरा लियोन में हुई वारदात के बारे में लोगों को बताया। लेखक अब अपनी किताबों से लोगों को सीरा लियोन में हुई बातों के बारे में बताते हैं। कुल मिलाकर युद्ध का माहौल किसी के लिए भी खौफनाक मंजर होता है, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को इस युद्ध में जीना पड़े तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सीरा लियोन में 1993 में गृह युद्ध के समय कुछ ऐसा ही हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, जहां उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी।